हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 19 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक एंड चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है एससी लेट्स पेरारी वलन वॉक फ्री। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया है आर्टिकल 142 का पेरारी वलन के रिलीज़ के लिए। ये यहाँ पर राजीव गांधी असैसिनेशन कन्विक्ट थे। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 142 डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 142 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है। तो आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स अ यूनिक पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 142 का यूज करके कोई भी डिग्री पास कर सकता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। Article 142 states that the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such degree or make such order जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ज़रूरी है to do complete justice in any cause or matter. What is the idea behind Article 142? तो आइडिया यही था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी जाएं क्योंकि कभी कभी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हो टू डू कंप्लीट जस्टिस टू द लिटिगेंट्स जिन्होंने यहाँ पर इलीगैलिटी को सफ़र किया है और इनजस्टिस इन द प्रोसीडिंग्स को सफ़र किया है। तो वहाँ पर कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ कर सकता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। सेकेंड न्यूज़ है पीएम पैनल फ्लेक्स अर्बन जॉब गारंटी स्कीम यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो एक रिपोर्ट कमीशन एंड रिलीज बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें सजेशंस दिए गए हैं, तो एक बार हम सजेशंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला सजेशन ये है कि जैसे मनरेगा है वैसे ही यहाँ पर अर्बन अनएम्प्लॉयड के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। तो डेट द गवर्नमेंट शुड लॉन्च अ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द अर्बन अनएम्प्लॉयड। दूसरी बात यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई कि यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए टू रिड्यूस इनकम गैप्स। यहाँ पर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम डिस्कस करेंगे क्योंकि 2016-17 में इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसके लिए कहा था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए। It is a program for providing all citizens of a geographic area with a given sum of money regardless of their income, resources और employment status। तो यहाँ पर citizens को एक sum of money दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी eligibility criteria नहीं होगा, ये सबको दिया जाएगा regardless of their income, resources और employment status। Main idea ये था कि इसकी वजह से जो poverty है वो यहाँ पर reduce होगी और जो equality है among the citizens वो भी यहाँ पर reduce होगी। Essential principle बिहाइंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये है कि सारे ही सिटीजन्स यहाँ पर एंटाइटल्ड हैं टू अ लिवेबल इनकम इररिस्पेक्टिव कि वो यहाँ पर कौन से सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुए हैं। कुछ कंपोनेंट्स है यूबीआई के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सैलिटी, तो यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा, ऑल सिटीजन्स इंक्लूडेड। दूसरी बात अनकंडीशनैलिटी, नो प्रायर कंडीशन। थर्ड पीरियोडिक पेमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। फोर्थ पेमेंट इन कैश, यहाँ पर फूड वाउचर्स या सर्विस कूपन्स नहीं दिए जाएंगे, कैश दिया जाएगा और वो जैसे यूज़ करना चाहे वो वैसे यूज़ कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? तो बेसिकली एक सिक्योर्ड इनकम प्रोवाइड करेंगे टू इंडिविजुअल्स, पावर्टी रिड्यूस होगी, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। इम्प्लीमेंट करना इजी है क्योंकि यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो जिसकी वजह से कोई इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। Economic Survey of India 2016-17 has advocated the concept of universal basic income as an alternative to the various social welfare schemes, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। अब चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज ये है कि हाई कॉस्ट इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग यूपीआई, और दूसरी बात ये है कि अगर लोगों को यहाँ पर एश्योर्ड कैश मिलेगा तो जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग आलसी हो जाएं और वो यहाँ पर काम ना करना चाहें। तो इट वुड रिड्यूस द मोटिवेशन फॉर वर्क एंड माइट एनकरेज पीपल टू लिव ऑफ एश्योर्ड कैश ट्रांसफर्स एंड इट इज सिंपली अनअफोर्डेबल। फिर यहाँ पर जो सजेशंस दिए गए हैं, तो पहला सजेशन की मनरेगा जैसे अर्बन अनएम्प्लॉयड के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई है टू रिड्यूस इनकम गैप्स। थर्ड यहाँ पर ये प्रॉब्लम बताई गई है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो उसको तो सॉल्व किया जा सकता है कि मनरेगा जैसी आप स्कीम यहाँ पर कोई अर्बन एरिया में इंट्रोड्यूस कर दो। एक प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में डेटा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे पास जो डेटा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का वो हमारे पास 2011-12 का है। तो एनएसएस डेटा ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इज फॉर 2011-12। अब इसी डेटा को एक्सट्रापोलेट करके यूज़ किया जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर डेटा होना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास सिर्फ यहाँ पर पीएलएफएस का डेटा है, तो उसको ही यूज़ करके यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम बताई गई वो डेटा की बताई गई। तो इन द एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अ क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन, ऑब्वियसली वी डू नॉट नो व्हाट पॉवर्टी नंबर्स आर। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर एक्सट्रापोलेशन किया जाता है 2011-12 के डेटा को, तो यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये बताया गया यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट फ्लैग्ड लो स्कोर इन वर्ल्ड बैंक्स गवर्नेंस इंडेक्स। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक का गवर्नेंस इंडेक्स है
इसका कुछ वेटेज होता है और यहाँ पर जैसे मूडीज और फिच ये इसको यूज़ करते हैं सॉवरेन रेटिंग को डिसाइड करने के लिए। तो इन एन एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स अ की इनपुट फॉर इंडिया सॉवरेन रेटिंग्स, तो यहाँ पर जो मूडीज फिच है वो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं किसी भी कंट्री को रेटिंग देने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आपको डिस्कस भी करवाया था दैट द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इकोनॉमिक डिवीजन एक स्ट्रैटेजी को ड्राफ्ट कर रहे हैं कि कैसे नेगेटिव कमेंट्री जो है इंडिया को लेकर उसको यहाँ पर काउंटर किया जाए, क्योंकि अगर नेगेटिव कमेंट्री को काउंटर नहीं किया गया तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है उसमें हमारी रैंकिंग और ज़्यादा नीचे आ जाएगी, और हमारी रैंकिंग और ज़्यादा नीचे आई तो यहाँ पर जो मूडीज़ और फिच है वो हमारी सॉवरेन रेटिंग्स को और ज़्यादा नीचे कर देंगे, और हो सकता है कि हमें यहाँ पर जंक में रेट कर दिया जाए। तो दैट दिस कुड लीड टू डाउनग्रेडिंग ऑफ sovereign rating to junk in June 2020। then principal economic advisor in the Ministry of Finance संजीव सान्याल ने फिर यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की थी सब्जेक्टिव फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इंडिया सॉवरेन रेटिंग्स। यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है उसमें 215 कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन 6 डायमेंशंस। तो वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ वायलेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन। तो WGI स्कोर्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्री हुई है ऑन इंडिया बाई थिंक टैंक, सर्वे एजेंसीज एंड इंटरनेशनल मीडिया, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर रैंकिंग नीचे जा रही है, और उसकी वजह से जो मूडी और फिच है वो भी हमारे यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं सॉवरेन रेटिंग से उसको यहाँ पर नीचे करते जा रहे हैं, और यहाँ पर हम जंक में भी जा सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो नैरेटिव उसको मैनेजमेंट करने की बात कर रही है सरकार। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉस्टली अफेयर। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, होलसेल इन्फ्लेशन यहाँ पर 15.08% पर पहुंच चुका है और रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पर 7.8% पर है। तो शार्प स्पॉट इन होलसेल इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय ऑल मेजर कैटेगरीज। तो प्राइमरी आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन देखने को मिला, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन 7.8% पर देखने को मिला। RBI की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट से हमें ये पता चला है जो RBI है वो आने वाले टाइम में यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन को यहाँ पर काउंटर करना है। तो कंसिडरिंग दैट एन इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल टेंड्स टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। फिर यहाँ पर MPC मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि लगभग 100 बेसिस पॉइंट से रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जा सकता है। अगर यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज नहीं किया गया तो यहाँ पर RBI को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है बिटवीन 2 to 6%। तो इन्फ्लेशन 3 क्वार्टर्स में यहाँ पर 6% से ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि RBI जो है अपना टारगेट फेल कर गई है, क्योंकि यहाँ पर RBI को 2 से 6% में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे WHO गॉन रॉन्ग। तो यहाँ पर WHO ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया में कोविड में 47 लाख डेथ हुई होंगी, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 टाइम्स ज़्यादा डेथ WHO के अकॉर्डिंग हुई है। फिर यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया कि WHO की जो मेथडोलॉजी है वही यहाँ पर गलत है। अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पर है फॉर रिपोर्टिंग एंड रजिस्टरिंग बर्थ्स एंड डेथ्स आर एनशिएटेड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट, जो कि यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी स्ट्रेंथ को ड्रॉ करता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जहाँ पर बर्थ और डेथ को रजिस्टर किया जाता है। तो अंडर द लॉ द चीफ रजिस्ट्रार ऑफ एवरी स्टेट गेट्स 1 year टू सेंड द कंपाइल्ड डेटा ऑन बर्थ्स एंड डेथ्स टू द RGI फॉर कॉलेक्शन एंड पब्लिकेशन। और उसके बाद यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो भी बर्थ और डेथ रजिस्टर होती हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है। WHO ने क्या किया है, WHO ने यहाँ पर CRS का डेटा यूज ही नहीं किया है, बट फॉर द WHO एंड अदर मैथमेटिकल मॉडलर्स टू सरमाइज दैट इंडिया डज नॉट हैव अ सिस्टम टू एनुमरेट द डेथ, और यहाँ पर WHO ने एक मिनिस्कल सैंपल को यूज़ किया है और उसके बाद उसको यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट कर दिया गया है। तो ऑथर ने यही क्वेश्चन किया कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, आप यहाँ पर स्मॉल सैंपल लेकर एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पर नहीं बता सकते कि कोविड में कितनी डेथ्स हुई हैं। फिर हमारे पास एक और रिलायबल टूल है, वो है SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। इट्स द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारे पास CRS है, SRS है। तो सच विजिट्स, अब यहाँ पर SRS में जो सर्वे होता है वो नहीं हो पाया क्योंकि पैंडेमिक था। तो सच विजिट्स हाउएवर वर डिलेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक फ्रॉम 2020 टू अर्ली 2022। अंडर द लॉ द इन्फॉर्मर एंड द रजिस्ट्रार मस्ट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 21 डेज। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 21 डेज में हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद होता है तो यहाँ पर हायर लेवल से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है, और RGI के पास एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है टू डिक्लेयर बर्थ्स एंड डेथ्स। तो नन ऑफ दीज इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ टू जस्टिफाई एक्स्ट्रापोलेशन टू कवर अ कंट्री एज लार्ज एंड डाइवर्स एज इंडिया। तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और लार्ज कंट्री है, आप उसमें एक स्मॉल सैंपल को लेकर एक्स्ट्रापोलेट करके ये नहीं बता सकते कि कोविड में इंडिया में कितनी डेथ्स हुई थी। तो इंडियाज पॉपुलेशन इज सून टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर तमिलनाडु की पॉपुलेशन देखें तो इट इज़ अबाउट दैट ऑफ ए फ्रांस एंड बिहार इज द साइज ऑफ ए जर्मनी। जो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की वो यहाँ पर ब्राज़ील के पॉपुलेशन के बराबर होगी।
फिर बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया WHO क्योंकि WHO की यहाँ पर जो मेथोडोलॉजी है वो पूरी तरीके से गलत है। द गुड न्यूज़ इज दैट अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इज ग्रोइंग। RGI की वेबसाइट से हमें ये पता चलता है कि रिपोर्टिंग शेड्यूल्स को और ज़्यादा टाइटन करने की बात की जा रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की यूज़ की जाएगा फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रिलायबल डेटाज हैं ये पता करने के लिए कि इंडिया में कोविड में कितनी डेथ्स हुई थी। फिर नेक्स्ट अनदर टाइम अनदर क्राइसिस, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी वीट के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ग्लोबल फूड क्राइसिस हो सकती है, 2006 में भी ऐसी सिचुएशन थी। तो कोइंसिडेंटली प्रोक्योरमेंट हैड स्टार्टेड गोइंग डाउन फ्रॉम अ हाई ऑफ 20.6 MMT। अब जैसे कि सरकार ने कुछ टाइम पहले ये बोला था कि हम यहाँ पर वर्ल्ड को फीड कर सकते हैं, उसके बाद क्या किया हमने, जो वीट के एक्सपोर्ट्स हैं उनको बैन लगा दिया। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि 2006 में भी ऐसी ही सिचुएशन आई थी। जब 2006 में ऐसी सिचुएशन आई थी तो उसके रीजंस क्या थे, और इस बार भी सिमिलर वही रीजंस। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने 2006 से कुछ सीखा नहीं क्या। तो जैसे कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो डाउन होना शुरू हो चुका था। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ था क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी प्रोडक्शन कम हुआ था। तो ओवरलुकिंग द ड्रॉप इन प्रोडक्शन ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर फॉलोइंग इन 2001, फिर 2002, 3, 2004, 5, उसके बाद 5, 6 में हर बार प्रोडक्शन डाउन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी नहीं देखा गया। फॉर एग्जाम्पल इस बार भी हीट वेव आई जिसकी वजह से ईल्ड कम हो गई, लेकिन ये पहले से हमें क्यों नहीं पता था कि हीट वेव की वजह से हमारे जो यहाँ पर प्रोडक्शन वो कम होने वाली, तो उसको लेकर हम यहाँ पर अपनी रिलायबल पॉलिसी मेकिंग कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर अब्रप्ट बैन नहीं लगाना पड़ता वीट्स के एक्सपोर्ट पे। तो लास्ट पॉइंट अबव वाज द गेम चेंजर। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट प्रोक्योरिंग लार्ज क्वांटिटीज, बिलीविंग कि यहाँ पर जो क्रॉप साइज है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन उस समय के भी जो यहाँ पर प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनको पता था कि इस बार जो है इस बार प्रोडक्शन कम होगी, तो अगर वो यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पर डेटा कलेक्ट क्यों नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट ऑन ओनली प्रोडक्शन एंड पब्लिक स्टॉक डेटा टू टेक पॉलिसी डिसीजंस, इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट स्टॉक्स इन द मार्केट। फिर यहाँ पर जो ऑथर है ये एक CEO के पास गए थे ऑफ एन MNC, और फिर उस कंपनी ने यहाँ पर ऑथर को बताया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेली बेसिस में टेम्परेचर चेंजेस देखे गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये समझ आ रहा है कि जो ग्रेन वेट है वो यहाँ पर कम होने वाला है और प्रोडक्शन भी कम होने वाली है। तो करंट सिचुएशन लुक सो फेमिलियर। जो रिवाइज्ड क्रॉप साइज है वो यहाँ पर कम कर दिया गया है। जो यहाँ पर गवर्नमेंट को बोनस देना चाहिए था ओवर MSP, क्योंकि इस बार शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड थी, लेकिन गवर्नमेंट ने MSP के ऊपर कोई भी बोनस अनाउंस नहीं किया। फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। अब एक्सपोर्ट बैन लगा दिया तो बेसिकली इससे ये समझ आता है कि जो इंडिया है एक क्रेडिबल नेशन नहीं है। तो इंडिया के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर क्या करे इंडिया फिर से बैन लगा दे। तो नाउ इन एक्सपोर्ट बैन आफ्टर क्लेम्स ऑफ बीइंग विलिंग टू फीड द वर्ड्स रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्शन नंबर्स। अब क्या किया जा सकता है, ये तो हो गया। सॉल्यूशंस पे हमें फोकस करना। तो पहला ये सेटअप सिस्टम्स टू गेट रिलायबल एंड टाइमली एस्टिमेट ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम सेटअप करो कि आपको पता हो कि कितनी क्रॉप होने वाली, कितना आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। जो नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सिस्टम है इंक्लूडिंग फसल सॉफ्ट, उसको रीसेट करने की जरूरत है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करो, ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज करो। यहाँ पर करेक्ट एस्टिमेट पता करो कि क्रॉप कितनी होगी, ईल्ड कितनी होगी और कितना प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। रिलायबल प्राइस डेटा हैज ऑलवेज बीन अ मिसिंग लिंक इन पॉलिसी प्लानिंग। तो यहाँ पर प्राइस, जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ प्राइस होनी चाहिए, सिर्फ APMC की नहीं बल्कि यहाँ पर सारे ही जहाँ पर लार्ज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारा डेटा यहाँ पर गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कितने प्राइस में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। तीसरी बात, गवर्नमेंट शुड बी अवेयर ऑफ द क्वांटम ऑफ प्राइवेट स्टॉक्स। तो यहाँ पर प्राइवेट स्टॉक्स को बताया जाए कि जो भी आपके पास क्वांटम है आप यहाँ पर गवर्नमेंट को बताओ। फोर्थ थिंग, द फ्यूचर्स मार्केट रिमेन्स ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज। तो यहाँ पर जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो उसका यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि आने वाले टाइम में कितनी डिमांड और सप्लाई रहने वाली है। फिर यहाँ पर रॉबस्ट सिस्टम का यूज़ करना है, ड्रोन्स का यूज़ करना है, सैटेलाइट्स का यूज़ करना है, टेम्परेचर पता करने के लिए, मॉइस्चर स्ट्रेस पता करने के लिए, जिसकी वजह से हम ये पता कर सके कि हमारी ईल्ड होगी तो अगर कितनी कम होगी या कितनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपनी रिलायबल पॉलिसी मेकिंग बना सकते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। हेवनली एम्बलम, अर्थली सक्सेसर्स, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। वाई मेघालय विमेन नॉट मैन प्रेफर मोर डॉटर्स देन सन्स। तो यहाँ पर आप NFHS का डेटा देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको मेघालय में दिख रहा होगा विमेन हु प्रेफर मोर सन्स देन डॉटर्स 15.40% एंड विमेन हु प्रेफर मोर डॉटर्स देन सन 21.20%। अब ये जो है आप बाकी अगर स्टेट का देखो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और मेघालय में देखो तो आपको यहाँ पर स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये स्टार्क डिफरेंस क्यों है? तो मेघालय यहाँ पर आउटलायर क्यों? क्योंकि मेघालय एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। The only exception is women in Meghalaya among whom the preference for more daughters than sons is more prevalent than the preference for more sons। ये ऐसा है क्योंकि मेघालय एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। अब ये जो केस है ये हमने आर्टिकल 142 डिस्कस कर लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 142 यूज़ किया है। तो पैरारीवलन वॉज सेट एट लिबर्टी 4th 5th ऑन वेंसडे बाय द सुप्रीम कोर्ट विच यूज्ड इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर यहाँ पर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर की पार्डनिंग पावर से डील करता है। तो ऑन वेंसडे द कोर्ट रूल दैट इट इज वेल सेटल्ड दैट द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट, तो यहाँ पर जो स्टेट कैबिनेट की एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है गवर्नर की इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर। तो यहाँ पर गवर्नर को अगर पार्डन ग्रांट करनी है तो उसके लिए जो स्टेट कैबिनेट बोलेगा वही यहाँ पर गवर्नर को करना होता है, ये कोई गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। तो इट इज वेल सेटल्ड दैट द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर in the exercise of its power to grant pardons, reprieves, respite or remissions under Article 161 of the Constitution, and that the non-exercise of the power under Article 161 या inexplicable delay किया जा रहा है in exercise of such power, तो यहाँ पर judicial review भी हो सकता है। of such power not attributable to the prisoner is subject to judicial review। तो यहाँ पर जो Article 161 है, यहाँ पर जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है, यहाँ पर गवर्नर को एक्ट करना होता है on the aid and advice of the state cabinet, और इसके अलावा इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है अगर गवर्नर यहाँ पर डिले कर रहा है और इस डिले के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर व्हाट अ चाइल्ड्स टूथ टेल्स अस अबाउट ह्यूमंस एंशिएंट कजन्स। तो साइंटिस्ट ने ऐसा लॉन्ग अज्यूम किया था कि साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर डेनिनोसोवान्स रहते थे जो कि कजन्स होते थे मॉडर्न ह्यूमंस के। तो अभी जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके एंशिएंट कजन्स आप उनको मान सकते हो, लेकिन इसके लिए हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं था। लेकिन अभी हमें एक चाइल्ड का विजडम टूथ और फिंगर मिला है इन अ केव इन लाओस। अब हु वर द डेनिसोवान्स? अब डेनिसोवान्स थे कौन? तो दे वर होमिनिन्स हु लिव्ड अक्रॉस पार्ट्स ऑफ एशिया लैक्स ऑफ ईयर्स अगो, और ये यहाँ पर को एग्जिस्ट करते थे विद निएंडरथैल्स हु इंटरब्रेड विद अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिसर्च पेपर है बस ये। फिर 2 न्यू शिप्स, तो कल हमने शिप्स के बारे में डिस्कस किया था, एक थी सूरत और दूसरी थी यहाँ पर उदयगिरी। तो सूरत एक विशाखापत्तनम क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसके पास कैपेबिलिटी है अटैक करने की। सूरत 4th शिप है बिल्ट इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट 15B, तो प्रोजेक्ट 15B की बनी हुई अंडर 4th शिप है। और उदयगिरी जो है ये 2nd वॉरशिप है अंडर प्रोजेक्ट 17A ऑफ द नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। तो प्रोजेक्ट 17A में बनी है उदयगिरी और प्रोजेक्ट 15B में बनी है सूरत। सिंस 1960 130 वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स हैव बीन मेड इन इंडिया। अगर हमारे पास हमारा नया जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, वो हम बना रहे हैं, तो ये हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अभी जो नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है INS विक्रमादित्य, लेकिन ये जो है ये हमने रशिया से लीज पर लिया है। तो INS विक्रमादित्य जो है वो रशिया से लीज पर लिया हुआ है, लेकिन अब हम अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं जो कि होने वाला है विक्रांत। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना के पास न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड विद एन ओवरऑल बैटल फोर्सेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 355 शिप्स। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की नेवी के पास सिर्फ यहाँ पर 130 शिप्स और सबमरीन है, लेकिन यहाँ पर चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। चाइना के पास 355 शिप्स और सबमरीन्स है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अभी जो नासा का इनसाइट लैंडर है ये जो है पावर को लूज कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई इसके सोलर पैनल्स पर। तो यहाँ पर हम इनसाइट डिस्कस करेंगे कि इनसाइट जो है किसके लिए मिशन था। तो नासाज इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट लैंडर टच डाउन ऑन मार्स एट द एंड ऑफ 2018। तो इनसाइट्स जो है वो मार्स के लिए मिशन था, नासा का मिशन था, 2 ईयर मिशन था दैट विल स्टडी द डीप इंटीरियर ऑफ मार्स टू लर्न कि यहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो रॉकी सर्फेसेस के साथ कैसे काम कर रही हैं। द इनसाइट मिशन इज पार्ट ऑफ नासाज डिस्कवरी प्रोग्राम और ये फर्स्ट मिशन था जो कि यहाँ पर मार्शियन सरफेस के बीनीथ देखने वाला था। तो इनसाइट किसका है? नासा का है। किसके लिए? मार्स के लिए है और नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का ये पार्ट था। अब यहाँ पर जो फिनलैंड और स्वीडन है ये यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन टर्की जो है इनकी मेंबरशिप को ब्लॉक कर रहा है। टर्की इनकी मेंबरशिप को इसीलिए ब्लॉक कर रहा है क्योंकि टर्की का ये कहना है कि यहाँ पर ये जो फिनलैंड और स्वीडन है ये यहाँ पर कुर्दिश मिलिटेंट्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी भी नई कंट्री को नेटो में जोड़ना होता है तो जो 30 नेटो के कंट्रीज़ हैं उन सबके अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली यहाँ पर 30 कंट्रीज़ के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही यहाँ पर कोई भी नया नेटो मेंबर जोड़ सकता है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाउ विल एप्पल्स डोर डिटेक्शन फीचर हेल्प यूजर्स? तो डोर डिटेक्शन फीचर किसका है? एप्पल का। पहला फैक्ट ये। अब डोर डिटेक्शन फीचर क्या है? तो जो लोग जिनके पास यहाँ पर लो ब्लाइंड है या लो विजन है तो वो अगर किसी डोर पर पहुँचेंगे या कहीं न्यू डेस्टिनेशन में किसी डोर पर पहुँचे तो ये जो फीचर है ये उनको बता देगा डोर के एट्रीब्यूट्स कि ये क्लोज है कि ओपन है या कब क्लोज है या इसमें कैसे अंदर जाएँ, तो ये सारी फीचर्स बता देगा। तो ये डोर डिटेक्शन फीचर एप्पल का है। आगे हम चलते हैं। CPSEs to get powers to sell arms exit JVs। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट वेंचर से जो CPSEs हैं वो यहाँ पर खुद निकल सकते हैं और यहाँ पर कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो यूनियन कैबिनेट वेंसडे एम्पावर्ड द बोर्ड्स ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेटाइज, डिसइन्वेस्ट और क्लोज देयर सब्सिडरीज एंड स्टेक्स इन जॉइंट वेंचर्स। तो यूनियन कैबिनेट ने अब यहाँ पर बोर्ड्स ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पावर दे दी है कि वो खुद यहाँ पर प्राइवेटाइज कर सकते हैं, डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी सब्सिडरीज को क्लोज कर सकते हैं या जॉइंट वेंचर से अपने स्टेक्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये पावर अब CPSE के पास खुद आ गई, पहले यहाँ पर कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी।
तो मैनी लार्ज प्रॉफिट मेकिंग CPSEs लाइक कोल इंडिया, ONGC एंड NTPC हैव वैल्यूएबल सब्सिडरीज और JV पार्टनरशिप्स। तो कैबिनेट डिसीजन की वजह से अब ये अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू सिक्योर द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। इसकी वजह से जो DPAM के ऊपर वर्क बर्डन है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। कंप्लाई विद रूल्स और एग्जिट फ्रॉम इंडिया। अब जो VPN है तो सर्टेन की गाइडलाइंस ये थी कि VPN को यहाँ पर पिछले 5 साल का पूरा लॉग मेंटेन करना पड़ेगा और यहाँ पर डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, सरकार उनसे कभी भी मांग सकती है। अब VPNs का ये कहना था कि हम तो यहाँ पर प्राइवेसी इंश्योर करते हैं और अगर हम डेटा स्टोर करेंगे तो बेसिकली VPN का जो पर्पस है वही यहाँ पर डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर ऑन वेंसडे वांट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की अगर वो यहाँ पर इन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे तो वो इंडिया से बाहर जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।